नमस्कार दोस्तों। कथा कहानी में आज प्रेम और हालात कहानी का शेष भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आने पर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कहानी प्रेम और हालात का शेष भाग। बातों बातों में टैक्सी स्टैंड आ गया। दोनों रिक्शे से उतरकर गजापुर जाने वाले जीप में बैठ गए। उसमें 4-5 लोग पहले से बैठे थे। जीप का चालक अभी सवारियों के इंतजार में खड़ा था। बिना ठसाठस भरे वह आगे खिसक नहीं सकता था। जीप में बैठी अन्य सवारियां बातें कर रही थी। तुम्हारे गांव का क्या हाल है? हाल तो ठीक नहीं कहा जा सकता। कई लोग बीमार हैं, कई मर गए, बहुत सारे लोग शहर भाग गए। आप भी तो कल जाने वाले थे। हाँ, सोच रहा हूँ यदि बीमारी नहीं रुकी तो भागना ही पड़ेगा। मैं तो कल जा रहा हूँ, लेकिन अब सरकार थोड़ा ध्यान दे रही है। सरकारी डॉक्टरों के कैंप भी लगे हैं। अब उतने लोग नहीं मर रहे हैं। निजी डॉक्टर अपनी दुकान बंद करके गायब हैं। बिलासपुर, नरहापुर, धामी, रामपुर, बरुआ वगैरह में तो कोई नहीं बच रहा है। बचा वही जो गांव छोड़कर भाग गया। विजय, तुम्हारा कौन सा गांव है? लोगों की बातें सुनकर नेहा ने घबरा कर पूछा। उसकी आंखों में भय का सैलाब लहलहाने लगा था। बरहेता, विजय ने कहा। उनके इस वार्तालाप को अन्य लोगों ने भी सुना और इनकी तरफ देखकर दो एक बोले, परदेश से आ रहे हो? विजय ने हाँ में सिर हिलाया। बरहेता भी चपेट में है, लेकिन उतना नहीं है। विजय और नेहा ने एक साथ लंबी सांस ली, लेकिन हृदय का स्पंदन दोनों का तेज हो गया था। वह जब जीप से उतरे तो उन्हें बाजार बड़ा अजीब लगा। उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई किसी वृक्ष की डालें काट कर चला गया हो और पेड़ का केवल ठूंठ ही रह गया हो। यहाँ से कितनी दूर है गांव? नेहा ने पूछा। 5 किलोमीटर। तो क्या हमें पैदल चलना पड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं। पहले रिक्शा वगैरह मिल जाते थे, पर अब के हालात में कुछ कहा नहीं जा सकता। विजय एक दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने ग्राहक समझकर कहा, क्या चाहिए जी? रिक्शा। रिक्शा यहाँ नहीं मिलता। दुकानदार की भाव भंगिमा बदल गई। उसे लगा उसने बात पूछकर ही अपना लाखों का नुकसान कर लिया है। कोई रिक्शा वाला नहीं मिलेगा? विजय ने आत्मीयता से पूछा। नहीं जनाब, जिंदा होते तो मिलते। परदेश से आए हो ना, क्या मालूम भैया, बीमारी में सारे मारे गए। हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति देना। दुकानदार बड़बड़ाया। मारे गए? हाँ, देख नहीं रहे हो, बाजार वीरान सा पड़ा है। विजय पास आ गया। क्या हुआ? कोई रिक्शा नहीं मिलेगा। यार, इतनी धूप में। नेहा ने वाक्य को अधूरा छोड़कर चुप्पी साध ली और विजय उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे के भाव को समझ लिया था। दोनों अपना अपना सामान उठाकर चल पड़े। वह बाजार पार करके 1 किलोमीटर आए होंगे कि उन्हें एक बीके प्लांटेशन एंड इन्वेस्टमेंट का प्लांट दिखाई पड़ा। बगीचे के चारों तरफ पत्थर की दीवार और उसके ऊपर बाड़ के रूप में तार लगे थे। मुख्य दरवाजे पर कंपनी का नाम बड़े अक्षरों में लिखा था। नेहा की नज़र पड़ी तो वह चहक उठी। विजय, कितने सुंदर पेड़ हैं, कैसी हरियाली है। इसीलिए तो गांव की हवा प्रदूषित नहीं होती। नेहा खड़ी हो गई और उस बगीचे के सौंदर्य को निहारने लगी। विजय भी रुक गया। नेहा को कल्पना से यथार्थ में आने की प्रतीक्षा करने लगा। चलना नहीं है क्या? आखिरकार विजय को उसकी तंद्रा भंग करनी पड़ी। अंदर चलकर घूमे? नेहा ने कहा। तुम्हें वाकई बहुत अच्छा लग रहा है नेहा। क्यों, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, क्यों? नेहा, क्या तुम जानती हो कि तुम महिला लोग जो लिपस्टिक लगाती हो वह किसी प्राणी की हत्या करके बनाई जाती है? नहीं। इसी तरह यह भी नहीं जानती कि यह हरियाली जो तुम्हें अच्छी लग रही है, इसने कितने जीवन छीन लिए हैं। जीवन छीन लिए? हाँ नेहा, पहले इस जगह पर धान और गेहूं की फसलें उगती थी।
आज ये पेड़ हैं जिनकी ज़मीन है, वो पता नहीं कि शहर के मलबे के ढेर पर झोपड़ी बनाकर ज़िंदगी जीने का भ्रम पाले हुए एक एक दिन की ज़िंदगी की भीख मांग रहे होंगे। मतलब कि ये हरियाली शहर की भीड़ और झोपड़ी के बदले है। सच्चाई तो यही है, लेकिन लोगों ने अपनी ज़मीन बेची क्यों? प्रलोभन, मजबूरी और लालच सब कुछ कराता है। 8 ने बेचा इसलिए कि उन्हें नौकरी मिल गई, शेष ने बेचा इसलिए कि पेड़ तैयार हो जाने पर उनके खेत में पैदा ही क्या होता। कुछ की अपनी मजबूरी थी। यही नहीं है भाई, आगे चलो आपको ऐसे कई बगीचे मिलेंगे। केले को बगीचा मिलेगा, आंवले का मिलेगा, आम का मिलेगा, दूर दूर तक बस हरियाली हरियाली। फिर भी गांव के गांव आदमी भी। जानती हो क्यों? नहीं। गांव वालों की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। सब जमीन बेचकर बेकार हो गए। कुछ गांव छोड़कर शहर भाग गए। जो बचे हुए बूढ़े थे या जिनके पास जमीन अधिक थी या जो इन फार्मों के शेयर होल्डर हो गए। नवयुवक तो शहर पलायन कर गए। बड़े बूढ़े को यह महामारी साफ कर गई। लेकिन इतने अच्छे वातावरण में यह बीमारी केवल गंदे वातावरण से ही नहीं फैलती। यदि ऐसा हो जाए तो शहर के झोपड़ी वाले पहले मर जाए। बीमारी अभाव कुपोषण से भी फैलती है। यह बीमारी इसी से फैली है। नए युवक शहर गए, वहाँ उन्हें काम नहीं मिला भी तो इतनी कम मजदूरी कि वह अपना पेट पालने में असमर्थ। फिर गांव क्या भेजें। लिहाजा गांव में रहने वाले कमज़ोर और कुपोषित हो गए। ऐसे लोगों पर विषाणु पहले हमला करते हैं और ये लोग उसे झेल पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि इनकी ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई होती है। आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं हो पाता और सरकारी अस्पताल है नहीं। जिला अस्पताल हैं तो वहाँ डॉक्टर हैं ना ही दवा। ऐसी स्थिति में इन्हें मरना होता है। विजय और नेहा बात करते हुए चल रहे थे, तभी उनके सामने 8-10 डोलियाँ आती दिखाई पड़ी। यह क्या है? डोली। इसमें मरीज होंगे, डॉक्टर के पास ले जा रहे होंगे। लेकिन ऐसे कब पहुँचेंगे? जब तक पहुँचेंगे तब तक तो मरीज मर जाएगा। हाँ, हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ दे, लेकिन डोली के अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं है। ना गांव में किसी के पास व्यक्तिगत गाड़ी है और ना सरकारी गाड़ी चलती है। ये सब धरती के बोझ, देश की फालतू आबादी है जो एक एक करके कम हो रही है। फिर इनके लिए कैसी सुविधा? सारी सुविधाओं का हाहाकार तो शहर और देश में कुछ लोगों के लिए तो है। मतलब कि तुम्हारे जैसे। विजय वाक्य अधूरा छोड़कर चुप हो गया। गलत, तुम गलत कह रहे हो। क्या हम लोग हराम की कमाई पर सुविधा भोग रहे हैं? हाँ, बताने का कष्ट करोगे कैसे? तुम्हारे डैडी अपने कारखानों के मजदूरों को क्या देते हैं? क्या जो देते हैं उतने में व्यक्ति जिंदगी गुजार सकता है? लेकिन जब कारखाने में लाभ ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? झूठ, सब झूठ है। कारखाने में लाभ नहीं होता और दूसरा कारखाना लग जाता है। चुनाव में लाखों का चंदा दिया जाता है। फार्म हाउस खरीद लिया जाता है। जो पैदा नहीं हुआ उसके नाम भी गाड़ियाँ, कोठियाँ, ज़मीन सब बना ली जाती हैं। यह सब कहाँ से आता है? यह सब उन्हीं मजदूरों का शोषण करके आता है। लेकिन प्लीज़ नेहा, बात को आगे मत बढ़ाओ। नहीं तो क्या मुझे मार कर क्रांति कर डालोगे? इसीलिए कह रहा हूँ कि नेहा, एक पेड़ क्यों हरा भरा है, कैसे हरा भरा है, इसे धरती ही जानती है। और एक पेड़ क्यों सूख जाता है, कैसे सूख जाता है, इसे धरती ही जानती है। यानी मैं अनपढ़, जाहिल और गंवार हूँ? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। बातों बातों में उन्हें ज्ञात ही नहीं रहा कि वह गांव में आ गए। गांव की तरफ आने वाली डगर पर मुड़ते हुए गांव आ गया, विजय ने कहा। लेकिन नेहा ने कोई तवज्जो नहीं दी। वह अभी अभी हुए वार्तालाप से स्वयं को आहत महसूस कर रही थी। हालांकि विजय से उसकी इस तरह की बहसें पहले भी होती रही थी, लेकिन तब नेहा ने विजय की बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। नेहा ने कुछ नहीं कहा तो विजय भी आगे नहीं बोला। नेहा की तरफ देखा, वह नाराज़गी में मुंह फुलाए चल रही थी। उसके इस रूप पर विजय हल्के से मुस्कुराया। कुछ बोलने को उद्यत हुआ था कि सामने 3-4 घर पड़े।
कोई दिखाई नहीं दिया। वह झपट कर घरों के पास गया। सभी घरों में ताला लगा हुआ था। मायूस और उदास पुनः अपने सामान के पास आ गया। नेहा वहीं खड़ी थी। विजय को उदास देख वह बोल पड़ी, क्या हुआ? घरों में ताला लगा हुआ है। यही है तुम्हारा घर? नहीं, आगे है। विजय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह तेज गति से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। इस प्रक्रिया में नेहा पीछे छूट गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। घर के सामने पहुंचा तो वहां भी ताला लगा हुआ था। दरवाजे का कपाट बंद, जंजीर में कुंडी फंसी हुई, उसमें एक मरियल सा ताला झूल रहा है। विजय का मन आशंकाओं से भर गया। क्या सबके सब? आगे वह सोच नहीं पाया। लेकिन यह ताला, और यदि जिंदा है तो कहाँ गए? क्या शहर चले गए? लेकिन किस शहर, किसके पास? क्या पता मेरे पास ही चले गए हों। यदि ऐसा हुआ हो तो अब क्या होगा? अनगिनत सवाल एक साथ उसके दिमाग में उभर कर तांडव नृत्य करने लगे। तब तक नेहा भी वहीं पहुंच गई। विजय की दशा को देख वह आशंकित हो गई। सामान को जमीन पर रखा और पीछे से विजय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, विजय। विजय ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वह दरवाजे पर लटक रहे उस ताले को देखता रहा। थोड़ी देर तक नेहा ने उसके सामान्य होने का इंतजार किया। फिर प्यार भरा स्पर्श पाकर, वह भोकार पाकर रो पड़ा। नेहा ने विजय को गले लगा लिया। थोड़ी देर के बाद विजय जब सामान हुआ तो नेहा ने पूछा। अब विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। थोड़ी देर बाद बोला, चलो। कहाँ? गांव में देखते हैं। लेकिन विजय, तो क्या हुआ? तुम गांव घूमने तो आई थी। मैंने तो ऐसे गांव की कल्पना भी नहीं की थी। यही गलती अक्सर लोग करते हैं। वे जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा इस बारे में ना सोचते हैं ना कल्पना करते हैं। खैर चलो दादू के पास चलते हैं। दादू कौन? जिन्होंने ऐसी स्थिति की कल्पना बहुत पहले ही कर ली थी। उन्होंने मुझे तभी बताया था जब यहाँ पर इस तरह के पेड़ लगाए जा रहे थे और कि कारपोरेट खेती आरंभ की जा रही थी। क्या बताया था? यही कि विजय अब यह गांव उजड़ जाएगा। मैंने पूछा क्यों? तो दादू बोले, बेटा मेरी बात तो ऐसे कोई नहीं समझता, लेकिन तू समझेगा। मैंने पहले भी ऐसा देखा है जब अंग्रेज़ों का ज़माना था और इसी तरह की फसलें लोग बाग उगा रहे थे। परिणाम स्वरूप भीषण अकाल पड़ा और गांव के गांव सूने हो गए। जैसा वैसा ही अब होगा। उनकी बातों पर मुझे भी आश्चर्य हुआ। पहले कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसी किताबें पढ़ने को मिली जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि 1853 से 1943 तक भारत में अकाल पड़े, लाखों लोग मारे गए थे और उसका कारण था उसके कई कारणों में से एक मुख्य कारण था कृषि का नगदीकरण। नेहा, नगदीकरण, निजीकरण वह बीमारी है जो मानव की संवेदनाओं का भी नगदीकरण और निजीकरण कर देती है। दोनों दादू के घर आते हैं। दरवाजे का पल्ला बंद है लेकिन ताला नहीं लगा है। दरवाजे के ठीक सामने दादू का पालतू कुत्ता बैठा है। उसकी निगाह उत्तर की तरफ आसमान पर है। विजय ने भी आसमान की तरफ देखा। कई गिद्ध आसमान में मंडरा रहे हैं। विजय डर गया। सोचा, तो क्या? लगता है तुम्हारे दादू हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं गांव छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मेरे प्राण शरीर से यही निकलेंगे। तभी एक गिद्ध ने दरवाजे से घर के अंदर झपट्टा मारकर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन दादू का मोती उस पर बहादुर सिपाही की तरह टूट पड़ा। गिद्ध को जान बचाकर भागना पड़ा। यह इसे देखकर जहाँ नेहा और विजय मोती पर प्रसन्न हुए, वहीं विजय के अंदर प्रश्न उठा, यह गिद्ध घर के अंदर क्यों जाना चाह रहा है? मांस खाने वाला यह गिद्ध, क्या अंदर दादू? वह जल्दी से मोती के पास पहुंचा। उसका नाम लेकर बुलाया, मोती मोती मोती। पहचान कर कूं कूं करते हुए उसके पैरों के पास मुंह लगाकर दुम हिलाने लगा।
तभी गिद्ध ने झपट्टा मार अंदर जाने की कोशिश की। विजय ने गिद्ध को डरा कर भगा दिया। उसके बाद विजय अंदर गया। एक चारपाई पर दादू लेटे हुए हैं। अंधेरे में विजय ने आवाज़ लगाई, दादू दादू, मैं विजय। उसने उजाले के लिए दरवाजे की तरफ खुलने वाली खिड़की को खोल दिया। आश्चर्य, खिड़की पर एक गिद्ध पहले से ही बैठा था और आसमान में कई मंडरा रहे थे। नेहा भी अंदर आ गई थी। बाहर मोती गिद्धों से संघर्ष कर रहा था। दादू बीमार है नेहा, इन्हें अस्पताल ले चलना पड़ेगा, कहकर विजय ने दादू को उठा लिया और बाहर निकला। नेहा, तुम लठ ले लो, यदि गिद्ध धावा बोले तो उन्हें मारो, बाकी मोती तुम्हारी सहायता करेगा, विजय ने कहा। दादू के कपड़ों में टट्टी और उल्टी लगी हुई थी जिससे बदबू आ रही थी। नेहा ने तो जेब से रुमाल निकाल कर नाक पर लगा लिया। बदबू विजय को भी लग रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। दादू को लेकर गांव से बाहर आए तो प्राथमिक स्कूल पर चिकित्सा कैंप लगा दिखाई दिया। विजय वहां पहुंचा तो कुछ डॉक्टर बहुत सारे लोगों को फर्श पर लेटाए हुए देखभाल कर रहे थे। दादू की देखभाल करने के बाद विजय स्कूल में भर्ती सभी मरीजों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से निकला। एक जगह पहुंचकर वह चीख पड़ा, नेहा, क्या है? पिताजी। वह अपने पिताजी के पास बैठ गया। पिताजी ने उसकी तरफ देखा। आंखें खोपड़ी में धसी हुई, गाल पोपले, मरी हुई आवाज़ में बोले, विजय तू आ गया, अपना ध्यान रखना बेटा, ये बीमारी छुआछूत की है। विजय कुछ नहीं बोला, उसके हाथों को सहलाता रहा। भैया, एक मरियल स्वर उभरा तो विजय ने उस तरफ देखा। छोटा भाई था। वह लपक कर वहाँ गया, उसे हाथों से सहलाने लगा। एक एक करके माँ, बहनें, भाई सब मिल गए। डॉक्टरों की मदद और अपनी दौड़ धूप से, शहर से दवाइयों और अपने पैसों से लाकर प्रशासन पर दबाव डालकर विजय और नेहा ने वहाँ भर्ती सभी गाँव वालों को बचा लिया। सभी चलने फिरने लगे, स्वस्थ हो गए। इस तरह लगभग 2 माह निकल गए। एक दिन नेहा बोली, विजय, मैं घर जाना चाहती हूँ। विजय कुछ नहीं बोला तो नेहा ने फिर कहा, विजय, मैं घर जाना चाहती हूँ। जा सकती हो, जाने वाले को कौन रोक पाया है? तुम नहीं चलोगे? नहीं, लेकिन यहाँ तो सब ठीक हो गए हैं, फिर वहाँ तुम्हें अपना कैरियर भी तो बनाना है। कैरियर? विजय हंस पड़ा। अब मेरा कैरियर यहीं गांव में बनेगा नेहा, तो क्या आप शहर नहीं जाओगे? नहीं, विजय ने आत्मविश्वास से कहा। विजय के इनकार से नेहा हुआ पो में पड़ गई। वह विजय से प्यार करती है, उसे शादी भी कर लेती, लेकिन यह तभी संभव है जब विजय शहर चले, वहाँ अपना करियर बनाए। यहाँ गांव में तो जीना दूभर हो जाएगा, फिर घर वाले भी तैयार नहीं होंगे, शहर में तो हो भी जाएंगे। यही सब गुनते धुनते वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्यार किया था ठीक है, लेकिन प्यार के नाम पर जिंदगी नहीं बर्बाद की जा सकती। अंततः उसने निर्णय लिया कि उसे शहर चले जाना है, अकेले ही। और इस निर्णय के दूसरे दिन उसने अपना सामान अटैची में रखा। विदा होने के लिए विजय और उसके परिवार वालों के सामने खड़ी हो गई। अभी सभी स्कूल में ही रह रहे थे, इसलिए यहाँ और गांव वाले भी थे। वैसे इस लड़की को बिना शादी के एक लड़के के साथ घूमने के कारण गांव वाले इसके चरित्र पर उंगलियां उठाते और तमाम तरह की बातें करते, लेकिन नेहा के सेवा भाव के कारण आज उसके जाने के नाम पर सभी की आंखें नम हैं। सभी चाह रहे हैं कि वह गांव छोड़कर ना जाए। लेकिन सबसे विदा होकर नेहा अटैची लेकर चल पड़ी। विजय ने उसकी अटैची ले ली और आगे आगे चलने लगा। थोड़ी दूर आने के बाद नेहा ने पलट कर देखा, सभी गांव वाले अपनी आंखें पोंछ रहे हैं। एक पल को वह ठिठकी, फिर हाथ हिलाकर चल पड़ी। विजय, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। नेहा का हाथ अटैची पर था। विजय ने गौर से नेहा को देखा और अटैची को छोड़ दिया। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो अकेले भी जा सकती हो, नेहा ने लंबी सांस लेते हुए विजय ने कहा। विजय, बेवकूफ़ी मत करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, नेहा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। उसके इस वाक्य पर विजय केवल मुस्कुराया और नेहा आगे बढ़ गई। विजय
वहीं खड़ा नेहा को जाते हुए देखता रहा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। प्रेम और हालात नामक कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मित्रों को इसे शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।